That dream is still alive. Clearly one of the greatest goalkeeper performances I have ever seen. सेस्को का 1v1 सेव करना, उसके बाद पेनल्टी शूट आउट में आना और पेनल्टी शूट आउट में आके सारे पेनल्टीज को रोकना इज अ रिमार्केबल थिंग. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मिस के बाद और पेपे का जो ब्लेंडर था जो कि सेस्को ऑलमोस्ट स्कोर कर चुका था इन द 86th मिनट या 87th मिनट, उसके बाद लिटरली मुझे यहाँ पे फ्लैशबैक्स आ रहे थे मोरक्को वाले गेम के. इस काइंड इमोशनल टू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो लाइक दिस भाई, जिस तरीके से, क्योंकि हम रोनाल्डो को देख के बड़े हुए हैं, हम उनको उसको अपना हीरो मानते हैं. एंड अ लॉट ऑफ पीपल एडमायर हिम, अ लॉट ऑफ पीपल नो कि ही इज अ इंस्पिरेशन फॉर मैनी इयर्स. और उसको इस तरीके से देखना गेम में इमोशनल, आई मीन इट ब्रेक माई हार्ट. और जो फुटबॉल फैन था मेरे अंदर वो अपने लोएस्ट में था जब रोनाल्डो ने अपनी पेनल्टी मिस की थी. थैंक यू टू डियागो कोस्टा, आई विल रिमेंबर इट फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ. भाई जिस तरीके से उसने सेव्स किए, रिमार्केबल. फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई फाइनली वी मेड इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स. लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं और उन कंसर्न्स को मेरे ख्याल से एड्रेस करना पड़ेगा हमें. सबसे पहले तो हम जब इटालियन टीम की बात करते थे हम यही कहते थे कि उनका जो फ्रंट थ्री है वो गोल स्कोर नहीं कर रहा, उनके गोल्स नहीं आ रहे, उनके नंबर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे इस यूरो कप में. इस यूरो कप की अगर आप बात करें तो बहुत सी टीम्स के साथ ये मसला है. लेकिन हम स्पेसिफिकली अभी अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल के अगर आप फ्रंट थ्री की बात करें तो फ्रंट थ्री में आपको बहुत ज़्यादा मसले नज़र आएंगे. सबसे पहले राफेल लियाओ की उस तरीके से परफॉर्मेंसेज नहीं रही जिस तरीके से हम उससे एक्सपेक्ट करते थे कि वो स्टेप अप करेगा. क्योंकि ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि राफेल लियाओ को बहुत ज़्यादा जान लगा के पुर्तगीज फैन बेस ने उसको स्टार्टिंग लाइनअप में इन करवाया. और उसके बाद जब वो आके मतलब अगर आप उसको गेम में देखें ना तो ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं, बट वो फाइनल थर्ड में आके वो इफेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं है. आई डोंट नो व्हाई. यहाँ पे अगर आप बर्नार्डो सिल्वा की बात करें तो बर्नार्डो सिल्वा का एक गोल ज़रूर है टर्की के अगेंस्ट, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें मैचेस की तो उस तरीके से उसने स्टेप अप नहीं किया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के तो गोल वैसे ही नहीं आ रहे. तो फ्रंट थ्री की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्रंट थ्री यहाँ पे पोर्चुगल का स्टेप अप नहीं कर रहा, विच इज़ अ स्केरियस्ट थिंग इन माय ओपिनियन. अब यहाँ पे अगर हम पुर्तगाल के सेटअप की बात करें, लाइनअप की बात करें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सेटअप था पोर्चुगल का वो ऑलमोस्ट जो हमने डिस्कस किया था जॉर्जिया वाले डिफीट के बाद कि ये लाइनअप होनी चाहिए पोर्चुगल की. और थैंकफुली रॉबर्टो मार्टिनेज ने उस चीज़ को रियलाइज़ किया और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इस टीम के लिए पॉलिनिया क्यों इम्पोर्टेंट है. मेरे ख्याल से जो बेस्ट लाइनअप थी वही पोर्चुगल की, वही बेस्ट लाइनअप के लिए यहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं एक आधे नाम पे कि शायद आपने जो राफेल लियाओ को इतने ज़्यादा चांसेस दे दिए तो आप राफेल लियाओ की जगह पे किसी और को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो और उनको एज ए सुपर सब के तौर पे खिला सकते हो. बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पे डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से ये पोर्चुगल की बेस्ट लाइनअप. लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है इस लाइनअप में वो है पॉलिनिया का खेलना. हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि डिस्ट्रॉयर एज अ डिस्ट्रॉयर कितना ज़रूरी है इस पुर्तगाल की टीम में. और पॉलिनिया का कल आपको इम्पैक्ट दिखा होगा पूरे पिच पे. उसने 19 ड्यूल्स कल के जो गेम था उसमें जीते. सो आई थिंक ही वाज सुपर्ब और उसने कल दिखाया कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है पुर्तगीज टीम की. अब यहाँ पे अगर मैं ब्रूनो फर्नांडिस की बात करूँ तो ब्रूनो फर्नांडिस और बर्नार्डो सिल्वा को यहाँ पे अपना जो गेम है वो स्टेप अप करना पड़ेगा. स्पेशली मैं ब्रूनो फर्नांडिस की बात करूँगा क्योंकि जो पुर्तगाल का जो मिडफील्ड है और जो बॉल्स खिलाने होते हैं वो सारा काम आपका ब्रूनो फर्नांडिस करता है. तो ब्रूनो फर्नांडिस को अपना गेम जो है वो अपलिफ्ट करना पड़ेगा और बर्नार्डो सिल्वा को भी अपना गेम जो है वो अपलिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा. हमने डिस्कस किया था कि टर्की के अगेंस्ट पोर्चुगल की क्यों इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस आई, क्योंकि वो हाई लाइन खेल रहे थे टर्की वाले. और हमने डिस्कस भी किया था कि आगे चल के आपको हाई लाइन नहीं मिलेगी, आपको लो ब्लॉक्स मिलेंगे. और लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट हमने हमेशा देखे, चाहे आप फर्नांडो सेंटोस के टाइम से देखे या चाहे आप अभी रॉबर्टो मार्टिनेज के टाइम पे देखें कि लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास कोई क्लू ही नहीं है कि आप क्या करो. कैंसेलो की जहाँ तक बात है, आई थिंक कैंसेलो ऑफेंसिवली सेकंड हाफ में बहुत ज़बरदस्त खेला था. लेकिन अगर हम उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज़ पे बात करें तो एक आध दफ़ा उसके जो बॉल थी वो निकल चुकी थी और थैंकफुली यहाँ पे वो स्कोर नहीं कर सके. बट कैंसेलो को यहाँ पे डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. नूनो मेंडिस की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से नूनो मेंडिस इज़ अ कंप्लीट फुल बैक यू एवर आस्क. उसकी ऑफेंसिव अगर आप एबिलिटीज़ की बात करें, उसकी अगर आप डिफेंसिव एबिलिटीज़ की बात करें तो वो आपको एक बैलेंस देता है. जिस तरीके से वो डिफेंड करता है उस तरीके से वो आके वो फिर अटैक भी करता है. सो नूनो मेंडिस इज़ वन ऑफ द कंप्लीट फुल बैक्स
ठीक है ना, जो इस पोर्चुगीज टीम में है। और मैंने डिस्कस किया था कि नूनो मेंडिस इस पुर्तगाल की टीम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रूबेन डियाज और पेपे की अगर मैं डियो की बात करूं तो आप सबको याद होगा कि मैंने ये चीज़ कही थी और मैंने ये चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था कि जब पेसी विंगर्स, जब पेसी स्ट्राइकर्स आपके अगेंस्ट आएंगे तो फिर आप स्ट्रगल करोगे। और पेपे को आपने देखा होगा कि अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टेक, आई थिंक ही वाज सुपर्ब थ्रू आउट द गेम। अगर आप देखें तो वो बहुत अच्छा था। लेकिन एक दफ़ा आपको याद होगा कि आई बिलीव सेस्को था जिसने टेक ऑन किया था पेपे के अगेंस्ट, और पेपे के अगेंस्ट वो ऑलमोस्ट स्कोर कर गया था। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अगेंस्ट पेसी विंगर्स, पेसी स्ट्राइकर्स आएंगे तो फिर आप स्ट्रगल करोगे। आप अम्बापे और डेम्बेले के अगेंस्ट स्ट्रगल करोगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पेस है। और आपकी अगर हम डिफेंस की बात करें तो आपका डिफेंस, रूबेन डियाज इज गुड लेकिन पेसी नहीं है। पेपे की अगर आप बात करें तो एज के साथ उसकी वो पेस नहीं है। कांसेलो की डिफेंसिव एबिलिटीज़ पे हमें उस तरीके से हम अब कहते हैं कि उसको इम्प्रूव होना चाहिए। सो डिफेंसिवली आप स्ट्रगल करोगे अम्बापे और डेम्बेले के अगेंस्ट। इसीलिए मैं कहता था कि इस टूर्नामेंट में आने से पहले आपको या तो एंटोनियो सिल्वा को या तो आपको गोंजालो इनासियो को ट्रायल करके आना चाहिए था इस टूर्नामेंट में आने से पहले, ताकि आप उनको खिलाते। अब आप उनको खिला ही नहीं रहे। ऑफ कोर्स अब तो पेपे नहीं खेल रहा है अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ किलियन एम्बापे एंड डेम्बेले। तो मेरे ख्याल से ये एक मिसिंग पार्ट है। अगर आप पुर्तगीज सेंटर बैक डियो की बात करें तो पेस का जो फैक्टर है मेरे ख्याल से वो बहुत ही आप कह सकते हो कि उसको आगे चल के पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा मसले होंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग। और मेरे ख्याल से बहुत से लोग इस वीडियो में आए इस वजह से होंगे कि मुझको इस बारे में सुन सकें कि इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो होल्डिंग पोर्चुगल बैक। तो भाई सिंपल सा आंसर है, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो। वाई आई डोंट थिंक सो? सबसे पहले तो समझते हैं कि रोनाल्डो खेलते क्या है पोर्चुगल की टीम में, एज ए नंबर 9 खेलते हैं। और नंबर 9 यहाँ पे पोर्चुगल के पास ऑप्शन कौन कौन से है? नंबर 9 के पास ऑप्शन है गोंजालो रामोस और उनके पास ऑप्शन है डियागो जोटा। तो सबसे पहले गोंजालो रामोस की बात करें तो गोंजालो रामोस ऑलमोस्ट पीएसजी में पूरा सीजन वो बेंच पे रहे। तो उनको बेरली कोई मिनट्स मिल जाए तो क्या वो रोनाल्डो को इस टाइम पे आके रिप्लेस कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। जो सेकंड वहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं वो आ जाते हैं डियागो जोटा। तो डियागो जोटा की भी जहाँ तक बात है, सबसे पहली बात तो वो नंबर 9 नहीं है। लेकिन अगर आप उनको खिला भी लें तो कैसे खिलाएंगे जबकि वो भी अपना पूरा सीजन लिवरपूल के साथ मिस कर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि रोनाल्डो इज होल्डिंग यहाँ पे पोर्चुगल बैक। हाँ, यहाँ पे अगर हैरी केन के टाइप का स्ट्राइकर होता आपके पास, अगर आपके पास कोई और वर्ल्ड क्लास का स्ट्राइकर होता तो इस बारे में डिबेट हो सकती थी, तो रोनाल्डो को यहाँ पे बेंच कर सकते थे। लेकिन जो नंबर 9 पे आपके पास ऑप्शंस है मेरे ख्याल से उनसे तो बेहतर स्टिल रोनाल्डो ही है। और अगर आप यहाँ पे बात करें स्लोवेनिया के अगेंस्ट तो आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल्टी मिस, जो कि स्ट्राइकर का काम है वो वही कर रहा था। कपल ऑफ उसने फ्री किक्स भी लिए, काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से मैच शार्प लगे मुझे। फर्स्ट गेम के बाद से मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कल का गेम था उसमें मुझे शार्प लगे एज कम्पेयर टू द अदर गेम्स। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे रोनाल्डो को रिप्लेस कर सकते हैं। रोनाल्डो इज़ द रीज़न कि वो होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे पोर्चुगल को। हाँ, एज का फैक्टर ज़रूर एज का फैक्टर है। देखें, एज हर किसी को कैच करती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और मेरे ख्याल से इस प्रोसेस से हर कोई गुजरता है, हर कोई प्लेयर इस प्रोसेस से गुजरता है। एंड इट्स अ नेचुरल थिंग भाई। ही डजंट हैव एनीथिंग टू प्रूव भाई। उसने सब कुछ प्रूव कर चुका है वर्ल्ड में। वो बैलन डोर जीत चुका है, वो अपनी कंट्री के लिए ट्रॉफीज जीत चुका है, वो रियल मैड्रिड में ट्रॉफीज जीत चुका है, उसने गोल स्कोर किए हैं, उसने फ्री किक स्कोर किया है, ये हैड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो उसको कुछ प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई रोनाल्डो इज होल्डिंग पोर्चुगल बैक, क्योंकि आपके पास आप ऑप्शंस देख लें कि आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। और जहाँ तक बात है पेनल्टी मिस की, तो भाई पेनल्टी हर किसी से मिस हो सकती है। इंसान है, कभी आप स्कोर करते हो कभी आप नहीं करते। लेकिन जो ये चीज़ हमने कल रात देखी वो काफ़ी रेयर हमने देखी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिसिंग दैट पेनल्टी। हमने हमेशा देखा है कि रोनाल्डो हमेशा प्रेशर में स्कोर करते हैं, हमेशा स्टेप अप करते हैं अगर इन सिचुएशंस पे। लेकिन अगर उन्होंने पेनल्टी मिस की तो इस चीज़ का भी आप क्रेडिट देना क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स यहाँ पे होते हैं जो कि फिर आके पेनल्टी शूट आउट में पेनल्टीज नहीं देते। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैड द बॉल, उसने आके फर्स्ट पेनल्टी ली पोर्चुगल के लिए और उसने स्कोर की। तो जहाँ पे आप उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं पेनल्टी मिस के लिए, वहाँ पे आप उसको क्रेडिट भी दें कि उसने आके पहली पेनल्टी यहाँ पे स्कोर की पोर्चुगल के लिए।
तो भाई सिंपल सा आंसर है मेरा यहाँ पे, आई डोंट थिंक यहाँ पे पोर्चुगल होल्ड कर रहे हैं रोनाल्डो। बाकी जहाँ तक बात है रोबर्टो मार्टिनेज की, तो आई थिंक रोबर्टो मार्टिनेज यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको सब्स्टिट्यूशंस करनी चाहिए थी। बर्नार्डो सिल्वा को यहाँ पे उनको सब्स्टिट्यूशंस करना चाहिए था, बट उनको काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, उनको प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लाइक्स ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस, लाइक्स ऑफ बर्नार्डो सिल्वा। इवन कि अगर वो समझते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके कि रोनाल्डो को भी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से देयर इज़ नो हार्म इन सब्स्टिट्यूटिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज लॉन्ग एज इट इज़ गुड फॉर पोर्चुगल। सिंपल सी बात है। नाउ वी आर टेकिंग ऑन फ्रांस इन द क्वार्टर फाइनल्स। भाई इजी नहीं होगा का फिक्सचर, और फ्रांस का हमें पता है कि अगर आप उनकी अगर आप बात करें तो फ्रांस भी स्ट्रगल कर रही है, उनका अभी तक ओपन प्ले में गोल नहीं आया। कोदोमानी ने गोल ज़रूर स्कोर किया, लेकिन ओपन प्ले में उन्होंने अभी तक गोल स्कोर नहीं किया, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पोर्चुगल भी स्ट्रगल कर रही है। तो जहाँ तक बात है तो दोनों टीम्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पास पेसी विंगर्स है जो कि आपके डियो को, सेंटर बैक डियो को परेशान यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पलिनिया का रोल जो होगा वो डबल बन जाएगा, और उसके साथ साथ रूबेन डियाज और कांसेलो को भी यहाँ पे बेहतर करना होगा। बाकी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम होगा यहाँ पे पोर्चुगल के लिए, दोनों साइड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो भाई ये था मेरा रिव्यू फॉर द गेम, फॉर द सिल्वानिया गेम। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स, क्या ओपिनियन है आप लोगों की, एंड हाउ वाज योर फीलिंग्स भाई मैच में जब रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस की और जब पोर्चुगल मैच जीती। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या प्रेडिक्शंस है आप लोगों की कि पोर्चुगल कहाँ तक जाएगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, पीस आउट।